वालेकुम अस्सलाम सर, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हम लोगों को मौका दिया कि हम लोग अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन एक दूसरे को शेयर करें। ये कोई लेक्चर या उसकी बात नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 40 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है और 43 इयर्स क्लिनिकल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है और तकरीबन 30 इयर्स रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन का एक्सपीरियंस है। तो मेरे दिल के अंदर की ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ने मुझे जो ये नॉलेज और एक्सपीरियंस दिया है ये मैं शेयर करूं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ताकि आप मेरी एक्सटेंशन लीड बने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि हमें जो दुनिया में भेजा है उस मालिक ने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भेजा है। एक बात, अब हमें जो इस वक्त बात करनी है, वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती, सैकड़ों बीमारियां होती जिनका इलाज करते हैं, लेकिन फोकस हर एक डॉक्टर का एक चंद बीमारियों पर होता है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि हमने किसी से दवा मालूम किया और हमने मरीज को देनी शुरू कर दी, बल्कि उसमें बीमारी की डेफिनेशन है, उसकी इटियोलॉजी है, उसकी पैथोलॉजी है, उसकी क्लासिफिकेशन है, फिर उसका प्रिंसिपल ट्रीटमेंट इन यूनानी मेडिसिन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज है। तो उस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आदमी को कुछ चीजें हासिल होती है। तो इस वक्त मेरा जो फोकस है वो है सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसको यूनानी में तलय्युफुल कबीद भी कहते हैं। आप देखेंगे हमारा एक यूट्यूब चैनल है, चूंकि वक्त देर हो गई, तकरीबन 15-20 मिनट हमें टाइम से ऊपर हो गए, इस वक्त 9:50 हो रहे हैं, तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि इस सिरोसिस ऑफ लीवर जो है, अगर हम मॉडर्न में जाएं तो इट इज ए डेफिनेशन ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर दैट डेवलपमेंट ऑफ द फाइब्रोसिस along with nodular formation which replace the normal liver parenchyma in the result of the chronic liver injury is known as cirrhosis of liver. क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन होता है लीवर के अंदर, इन्फ्लेमेशन के जब रिकवर होने लगता है तो वहां पर फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। दिस फाइब्रोसिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द लीवर पेरिकाइमिया which cannot perform the function of the liver. तो इसके रिजल्ट क्या होता है कि लीवर के फंक्शन में कमी आने लगती है। अब कमी आने लगती है तो उसमें जो है मॉडर्न मेडिसिन में कहते हैं कि फाइब्रोसिस इज इरिवर्सिबल चेंजेस। इट मींस देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोसिस एंड दे एडवाइज लीवर ट्रांसप्लांट। तो जब लीवर ट्रांसप्लांट मरीजों को एडवाइज किया जाता है, जिनकी डायग्नोसिस on the basis of ultrasound, on the basis of fibroscan, on the basis of the endoscopic report, on the basis of the LFT, on the basis of the symptoms and sign, इन बेसिस पे जब लीवर फेलियर डायग्नोस कर दिया जाता था या डीकम्पेंसेट सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, तो उनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर देते हैं। अब जो मालदार लोग होते हैं और जिनके पास डोनर होते हैं और जिनकी फिजिकल फिटनेस फिट होते हैं फॉर दिस मेजर सर्जरी, उनको लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास ये चीजें नहीं होती है, नंबर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनके पास 20-30 लाख रुपए नहीं होते। नंबर दो, उनके पास डोनर नहीं होता। नंबर तीन, उनके कोई कोमॉर्बिडिटी होती है, सपोज डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हेपेटाइटिस बी है, ये इस तरह की दूसरी प्रॉब्लम्स होती है, या एज फैक्टर है, तो उसमें हम लिवर ट्रांसप्लांट भी चाहने के बावजूद भी पेशेंट का नहीं कर पाते। तो दिस टाइप ऑफ पेशेंट दे सर्च द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर, और फिर जब अल्टरनेटिव करते हैं यूट्यूब पर नेट पर जाकर, तब वो हमारे पास आते हैं, यानी लाइलाज होकर पेशेंट हमारे पास आते हैं, फिर हम उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब मैं इसको, चूंकि वक्त कम हो गया, मैं आपकी इटियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस प्रॉब्लम इन डिटेल।
तो इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो तलय्युफुल कबीर की डेफिनेशन है उसमें क्या आता है कि लीवर के अंदर एक इल्तहाब यानी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा होती है। उस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से वहां पर एग्जीक्यूटिव फ्लूइड पैदा होता है, रतूबत पैदा होती है। और ये रतूबत जिसको हम एग्जीक्यूटिव फ्लूइड कहते हैं, ये एग्जीक्यूटिव फ्लूइड पैदा होता है। तो उसके बाद में ये रतूबत वक्त के साथ साथ फिर मुंजमद होना शुरू होती है, जिसको मॉडर्न मेडिसिन में फाइब्रोसिस कहते हैं। मुंजमद होने की वजह से क्या होता है, फिर ये अगली स्टेज और बढ़ जाती है कि लीवर पेरिकार्डिया जो नॉर्मल फंक्शन को अंजाम देती है, हेपेटोसाइट सेल जो होती है, खलियात कबीर, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से लीवर फंक्शन पूरा नहीं होता, जिसके लीवर डिरेंजमेंट होता है और LFT डिरेंज होना शुरू हो जाती है। अब मैं ये अर्ज करूं कि हमारी इस पैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो यूनानी का है और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर है, ये डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि सिरोसिस ऑफ लीवर इज इरिवर्सिबल, बट द यूनानी ग्रेजुएट्स और यूनानी स्कूल से नो, इट इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल। अब हाउ वी कैन से that this is reversible? We must have the proof or evidence that this is a reversible. उसके लिए हमारे पास प्रूफ है दुनिया के तमाम लोगों को बताने के लिए कि जो ये कहते हैं कि इट इज इरिवर्सिबल, वी से रिवर्सिबल। हाउ इट इज रिवर्सिबल? वी हैव द प्रूफ। अब प्रूफ हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उस पेशेंट की जनरल कंडीशन होती है। द पेशेंट इज अनेबल टू ईट प्रॉपरली, द एपिटाइट इज डिक्रीज, constipation development of the jaundice, development of the ascites, development of the portal hypertension, development of esophageal varices, development of splenomegaly. Or these conditions indicate that this patient is suffering from the liver failure or compensated cirrhosis of liver. तो ये पेशेंट की कंडीशन को देख के हम कंफर्म कर देते हैं ये कंफर्म केस है। Now we should come on the laboratory parameters. अब मैं चूंकि आप लोग अब यूनानी के ग्रेजुएट्स हैं, तो बेसिक जो अमराज की क्लासिफिकेशन है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन, वी हैव 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज। नंबर 1, एक तो मिजाज के एतबार से सुए मिजाज, अमराज सुए मिजाज होते हैं। नंबर 2, अमराजे तरकीब होते हैं, यानी स्ट्रक्चर के अंदर उनके अंदर एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। तीसरी जो है तफर्रुक वो इत्तिसाल होते हैं। इसमें भी मेरी एक बुक है जिसको कहते हैं उसूल तशखीस व इलाज, इसमें मैंने एक मॉडिफिकेशन किया है। जो तीसरा है वो है तफर्रुक और इत्तिसाल, ये दोनों डिफरेंट कंडीशन है पैथोलॉजी की। पहली किताबों में तफर्रुक इत्तिसाल था, इन दोनों में क्या फर्क है? तफर्रुक इत्तिसाल यानी इत्तिसाल के अंदर फर्क पैदा होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, तो ये एक बीमारी होगी नहीं, बल्कि हम ये कहते हैं कि दे आर द 2 सेपरेट डिजीज। एक तफर्रुक यानी डिसइंटीग्रेशन, दूसरा इत्तिसाल एबनॉर्मल एनास्टोमोसिस, तो दिस इज अ डिफरेंट। तो ये कंडीशन होती है। अब लीवर के अंदर जो ये सिरोसिस ऑफ लीवर है, उसके अंदर हमारा ये सुए मिजाज जिगर लाहक होता है। नंबर 2, सुए मिजाज मादी लाहक होता है। अब सुए मिजाज जिगर जो मादी लाहक होता है, मैं उसका आपको प्रूफ दे सकता हूँ। सुए मिजाज, इसमें चारों अखलाक मुतासिर होते हैं। नंबर 1, मैं ये आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द लीवर इन केस ऑफ द सिरोसिस ऑफ लीवर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें चारों अखलाक इफेक्टेड होते हैं। पहली, दम वो इफेक्टेड होता है, यानी उसके अंदर गैर तबी कैफियत पैदा हो जाती है। वो क्या होती है कि जब लीवर के अंदर, चाहे जो इसके कॉजेज और थियोलॉजी हैं मॉडर्न मेडिसिन मेंशन किए, नंबर द कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर इज अल्कोहल। नंबर 2, वायरल हेपेटाइटिस बी एंड सी। नंबर 3, डायबिटीज। नंबर 4, हाइपरलिपिडीमिया। नंबर 5, ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। नंबर 6, हीमेटोक्रोमेटोसिस। नंबर 7, विल्सन डिजीज। और नंबर 8 जो है उसमें और डिफरेंट टाइप की डिजीज आती हैं, और उसमें लास्ट में जो है 14 डिजीज के एक्सप्लेन करने के बाद में, विच आर वेरी रेयर, बट आफ्टर एक्सप्लेन of these 14 causes of cirrhosis of liver, they say it is idiopathic.
और इटियोलॉजी इज अननोन। वहां से हमारी शुरुआत शुरू होती है, जहां से मॉडर्न मेडिसिन ये कह देती कि इसके बाद हमें पता नहीं है कि ये सिरोसिस ऑफ लीवर क्यों डेवलप हुआ है। In that condition, the Unani scholars can explain, no, they have the knowledge कि why this cirrhosis of liver develop। उसमें क्या कि सोए मिजाज मादी डेवलप हुआ, उसमें सबसे पहले दम या खून मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पर अगर इसके हेपेटाइटिस बी की वजह से ये लीवर जिगर उसके खून के अंदर गैर तबी कैफियत पैदा हुई, तो वहां पर हमें HbSAg पॉजिटिव मिलता है, HCV पॉजिटिव मिलता है, HBDNA RTC HBDNA RT-PCR और HCV RNA अगर वो पॉजिटिव हो तो हमें पता चलता है कि खून के अंदर खराबी पैदा होगी, क्योंकि ये गैर तबी मादा है। नंबर तो क्या होता है कि खून की जो SGOT और SGPT ये बढ़ जाती हैं, सीरम बिलिरुबिन नहीं बढ़ता। तो इस स्टेज तक हम कहते हैं कि देयर इज सम एब्नॉर्मलिटी डेवलप इन द ब्लड। दूसरा क्या होता है कि जब ये सुए मिजाज दमी से एक्सेलरेट कर जाता है, ये बीमारी बढ़ जाती है, तब सुए मिजाज सफरा भी लाहक होता है। उसकी कोरिलेशन क्या है कि उस कंडीशन में LFT में सीरम बिलिरुबिन रेज हो जाता है और जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। तो हम उसको कहते हैं सुए मिजाज सफरावी, कि अब दम के बाद सुए मिजाज मादी के बाद में सुए मिजाज सफरावी लाभक हो गया, क्योंकि इसमें मरीज को जॉन्डिस डेवलप हो गया। अब इस स्टेज अगर क्योर ना की जाए यहाँ पर, तो ये बढ़ता चला जाता है, फिर सुए मिजाज बलगमी लाहक हो जाता है। सुए मिजाज बलगमी में क्या होता है, बलगमी में क्या होता है कि उसमें खून के अंदर जो है एल्बुमिन की कमी हो जाती है, एल्बुमिन की कमी हो जाती है, और उसके नतीजे में हाइपोप्रोटीनिया की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमा डेवलप हो जाता है, एसाइटिस डेवलप हो जाता है, प्लूरल एफ्यूजन डेवलप हो जाता है, हाइड्रोसिस डेवलप हो जाता है, पैडल एडिमा डेवलप हो जाता है। तो ये सुए मिजाज बलगमी की अलामत है। जब इससे भी और डिजीज एक्सक्लेरेट कर जाती है, बढ़ जाती है, तब सुए मिजाज सोदा भी डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर जिगर के अंदर सुल्बियत पैदा हो जाती है, और सुल्बियत पैदा होने की वजह से फिर उसके अंदर जो है वो सारा पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, इसोफेजियल वेरिसिस पैदा हो जाती हैं, गैस्ट्रिक वेरिसिस डेवलप हो जाती हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन गैस्ट्रोपैथी पैदा हो जाती है, स्प्लेनोमेगाली पैदा हो जाती है। और जब हम लीवर का फाइब्रो स्कैन कराते हैं, तो फाइब्रो स्कैन नॉर्मली जो 6%, अगर हम किसी को पेशेंट को समझाते हैं, यानी 6% स्टिफनेस होना चाहिए लीवर के अंदर, सख्ती होनी चाहिए। लेकिन जब हम फाइब्रो स्कैन कर जाते हैं तो इसकी स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है। अगर ये 8 तक बढ़ती है, 8 kPa तक, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। अगर 8 से ऊपर हो जाए तो उसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। फिर 1 ग्रेड की 10 तक, 12 ग्रेड की जो है सिरोसिस ऑफ लीवर सेकंड ग्रेड, फिर 14 तक जो है थर्ड ग्रेड, फिर 17 के ऊपर जो है फोर्थ ग्रेड डेवलप हो जाती है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो आमतौर से ज्यादातर पेशेंट जो है वो फोर्थ ग्रेड स्टिफनेस के आते हैं और सिरोसिस ऑफ लीवर के आते हैं। ऐसे पेशेंट को फिर हम क्या ट्रीटमेंट करें, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम। अब ऐसे ये जो पेशेंट आते हैं जो फोर्थ ग्रेड में पहुंच जाता है, वो पेशेंट जब हमारे नॉर्मली हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट कराता रहता है, क्योंकि यूनानी का लोगों को आयुर्वेदिक का कम नॉलेज होती है और उस पर कम यकीन होता है। और तीसरा फैक्टर ये है कि जब वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे दूसरे जो हमारे साथी हैं प्रैक्टिशनर्स, वो उनको डर और खौफ पैदा कर देते हैं कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना, अदरवाइज तो देयर इज नो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट लीवर ट्रांसप्लांट, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं। फिर उनके बच्चों से, उनकी बीवी से, उनकी मदर फादर से, पेरेंट्स से भी कहते हैं साहब अब इसका ट्रीटमेंट नहीं, आपको अपने बेटे की, आपको अपने शौहर की, आपको अपने बाप की, आपको अपने भाई की जान बचाना है, तो आप लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाइए। फिर वो हमारे, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं हमारे मुल्क के बड़े बड़े शहरों में जो कैपिटल ऑफ द स्टेट्स में होते हैं, वो पेशेंट वहां जब उनको अप्रोच करते करते एक हायर सेंटर में पहुंचते हैं और वहां पर भी उनको
उनके ट्रीटमेंट का ये जवाब मिलता है तो वो बेचारे नाउम्मीद हो जाते हैं कि ना तो हमारे पास इतना पैसा है और ना हमारे पास डोनर है और ना हमारे पास जो है ये जो कोमोर्बिडिटी है वो है, और फिर उसके जो है वो आफ्टर लीवर ट्रांसप्लांट उनके जो है वो चांसेस भी बताते हैं हाउ मच इट इज सक्सेसफुल दिस। तो उससे बहुत सारे पेशेंट जो पढ़े लिखे होते हैं वो भी नाउम्मीद हो जाते हैं कि इतना पैसा डोनर मेजर सर्जरी करने के बाद में अगर इसका सक्सेस रेट इतना है तो हम उस पर भी इतना खर्च नहीं कर सकते। तो वो बेचारे मौत का इंतजार करते हैं घरों पर पड़ गए। आज अल्लाह का करम है, उस खालिक के नार क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स जिसने जमीन और आसमान बनाए, हम यूनानी वालों को उसकी ट्रीटमेंट जो नाउम्मीद पेशेंट होते हैं उनको उम्मीद दिलाने के हम सब के सब उसके लिए एक जरिया बन गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जरिया बन गए। तो जब हमने अपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन को सामने रखकर हमने उसकी इटियोलॉजी देखी, हमने उसकी पैथोलॉजी देखी और हमने फिर उसका उसूल इलाज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट देखा, तो उसके एतबार से हमने ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। मैं आपको आप इत्मीनान रखें, मैं आपको सारी चीजें इंशाल्लाह बताऊंगा कि उसके ट्रीटमेंट से आप लोग कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जब हमने ट्रीटमेंट करना शुरू किया तो आपको मैं अभी दिखाता हूं कि उसके क्या इफेक्ट आए। हाँ अयान मियां आप आइए, देखिए ये हमारे, अच्छा तो इनको अभी जो वो थी कपूर साहब का वो वीडियो दिखाइए। इस वक्त हमारे पास 271 पेशेंट्स की हमारे पास वीडियो है जिसमें सिरोसिस ऑफ लीवर, कोरोनिक हेपेटाइटिस बी, कोरोनिक हेपेटाइटिस सी और फैटी लीवर पर्टिकुलरली इन 4 डिजीज की, और उसमें सी की डी भी है कोरोनिक किडनी डिजीज, 270 वीडियो। तो उसमें अभी की जो कल मंडे में हमारी ओपीडी में आया था, हम रॉयल कालिंदी हॉस्पिटल जसोला में अब प्रैक्टिस करते हैं, पहले मस्जिदिया हॉस्पिटल में थे 40 साल, वहां से 1980 के बाद 2020 तक 40 साल वहां पर पढ़ाया और प्रैक्टिस करी और रिसर्च करी। अब रिटायरमेंट होने के बाद में ये अपोलो हॉस्पिटल के पास जसोला है, वहां पर रॉयल कालिंदी हॉस्पिटल है, वहाँ 2 दिन हम ओपीडी करते हैं। उसकी जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उसकी वही ओपीडी में हम कुछ पेशेंट की वीडियो बना लेते थे, और वीडियो बनाने में भी हमें उस वक्त जल्दी होती है क्योंकि पेशेंट बहुत होते हैं, वो उनको बड़ी वो होती है परेशानी कि जब 5-10 मिनट उसमें लग जाते हैं तो कम जो पेशेंट है उनका बना लेते हैं। तो उसमें अभी ये पेशेंट है, देखिए ये किस डेट की है। A services business owner spends more than 90% of their time in firefighting for. डियर व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। इस वक्त हमारे पेशेंट आए हुए हैं राजकुमार कपूर साहब। कहाँ से आए हैं आप? सूर्यनगर गाजियाबाद से ये आए हैं। और जब ये हमारे पास आए थे तो इनका जो है KPA फाइब्रो स्कैन में ये 75 था और इसकी डेट है 75 की 20 मार्च 2019 में। KPA 75 था और कैप इनका 265 था। ये है 2019 का। उसके बाद में 2020 में जब ये हमारे पास आए तो इनका था 22 जनवरी 2020 को KPA 75 था। तो ये 19 में भी 75 था मार्च में, और जनवरी 22 में, फिर 20 में 22/1/20 को इनका 75 KPA था और कैप 65 था। फिर इनका हमने ट्रीटमेंट शुरू करा तो आज ये 75 से कम होकर आज 16.56 KP है। ये देखिए इनकी रिपोर्ट है, ठीक है, और ये 2 रिपोर्ट इनके 75 की हैं। डेट भी क्लियर आना चाहिए।
तो ये दोनों फाइबर स्कैन हमने दिखा दी, और ये 16 ऐसे एकदम से नहीं आया, बल्कि ये हमारा छठा फाइबर स्कैन है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे दवा चल रही है, फाइब्रोसिस जो है वो रिड्यूस होता है। और हमारा एक पेपर भी पब्लिश हो चुका है, फाइब्रोलाइसिस। तो आवर यूनानी मेडिसिन हैज द इफेक्ट ऑफ द फाइब्रोलाइसिस, है ना, which decrease the or reduce the cirrhosis of liver, which is known as irreversible changes in the of the liver. फाइब्रोसिस हो जाता है, इरिवर्सिबल है। लेकिन ये दोनों फाइब्रोस्कैन और ये 6 फाइब्रोस्कैन हमारे इस बात का प्रूफ है कि हमारी यूनानी मेडिसिन से उस मालिक के करम से पेशेंट जो है नॉर्मल हो रहे हैं विदाउट लिवर ट्रांसप्लांट। अब हमारे कपूर साहब खुद आपको बता देंगे इनको फिजिकली क्या इंप्रूवमेंट हो रहा। नंबर 2, इनका डायबिटीज में 8.8 था HbA1c, और आज इनका 5.94 इनका HbA1c है। तो ब्लड शुगर भी कंट्रोल हुई और इनके लीवर की फाइब्रोसिस भी रिड्यूस हो गई टू कम फ्रॉम टू एबनॉर्मल 75 टू द 16। अब आपको बता देंगे कपूर साहब इनको कितना आराम हुआ। जी, मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का कि मैं दवाई रेगुलर खा रहा था और उसकी वजह से मेरे पे कृपा हुई प्रभु की, मैं बिल्कुल ठीक होता जा रहा हूँ और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। पहले बहुत सांस चढ़ता था, पेट में दिक्कत होती थी, चला नहीं जाता था, और मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, चल फिर भी रहा हूँ और खाना भी ठीक खा रहा हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब का। शुक्रिया साहब। अच्छा, ये जो फाइब्रोसिस है, अल्ट्रासाउंड है, LFT है, KFT, ये पेशेंट जहाँ का होता है हम उससे कहते हैं कि वो वहीं पर कराएं ताकि मिसमैचिंग ना हो। कभी डाउट क्रिएट हो जाता है लैब का, कभी उसका टेक्नीशियन का, कभी डॉक्टर का। तो ये टेस्ट हम नहीं कराते, बल्कि हमारे जो पेशेंट होते हैं खुद ही अपने एरिया से करा के रहते हैं। इसी तरह से कपूर साहब भी गाजियाबाद में बहुत अच्छा सेंटर है, प्लेटिनम इमेजिंग सेंटर, उसमें 75 से 16 जो है इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि साहब विदाउट लीवर ट्रांसप्लांट हाउ इट मे कम द नॉर्मल लीवर स्ट्रक्चर। तो लीवर स्ट्रक्चर का भी बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आगे 75 से, और LFT में भी सीरम बिलिरुबिन बिल्कुल नॉर्मल है इनका। थैंक यू सो मच। तो अगर ऐसे पेशेंट हैं जो सिरोसिस ऑफ लीवर, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया है, ऐसे लोग लीवर ट्रांसप्लांट से पहले इस पर यूनानी मेडिसिन को भी ट्राई कर सकते हैं, और वो 4 महीने के बाद में अपना देख सकते हैं कि पहले से उनका फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, हीमोग्राम, जॉन्डिस, एनीमिया पहले से इंप्रूवमेंट हुआ, स्ट्रक्चर में फंक्शन में नहीं। अगर इंप्रूवमेंट हो रहा तो कंटिन्यू कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, जबकि अभी तक हमने किसी पेशेंट में ऐसा नहीं देखा कि जिसमें इंप्रूवमेंट ना हुआ हो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। जी, ये थी एक जो अभी हमने पिछले जो है ना मंडे वेडनेसडे में अपलोड की थी। इससे पहले, इसके आगे में एक और अभी 4 महीने पहले का एक बच्चा है, वो 4 महीने का बच्चा है और उसका लीवर बायोप्सी हुई थी। उस बायोप्सी की रिपोर्ट भी हमारे पास है। ये मेरठ से आया था बच्चा, इसको सीवियर जॉन्डिस था, इसका सीरम बिलिरुबिन तकरीबन 15 मिलीग्राम था, सीवियर जॉन्डिस, और उसको वह लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था। फैमिली गरीब थी, वो लीवर ट्रांसप्लांट बच्चे का नहीं करा सकती थी, तो किसी ने हमारे पेशेंट, जो वहां के पेशेंट कोई ठीक होगा, उन्होंने बच्चे को बताया और वो बच्चे को लेकर आए। तो उसका आप देख लीजिए, इसमें लीवर LFT भी है। हमने उस बच्चे को बहुत देर तक, तो मैं सोचता रहा कि हम जो उसमें जो शानदार कैप्सूल या माजून देते हैं बड़ों को, जैसे आपने ये कपूर सापी देखी, तो उस बच्चों को क्या दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी हमने 3 दवाएं दी, और आप उसकी रिपोर्ट देखें, हम 20 दिन के बाद में फिर LFT कराते हैं। बाज लोग तो हर दूसरे तीसरे दिन LFT कराते रहते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से हमारे पास आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतनी जल्दी, वो बेचारे कहते भी साहब हमारा 1 लाख का बिल बैठ गया, 50,000 का बिल बैठ गया टेस्ट का। लेकिन तो हम 2 हफ्ते या 20 दिन के बाद में कराते हैं, और LFT जो सीरम बिलिरुबिन है तकरीबन 50% जो है वो विदिन 10 और 20 डेज वो रिड्यूस हो जाता है। तो आप देखेंगे इस बच्चे की वीडियो,
आयान जरा बच्चे की वीडियो दिखाएं। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी रॉयल कालिंदी हॉस्पिटल जसोला न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आए हुए हैं। ये आए थे 11/9 पिछले महीने में 11 तारीख को, आज है 23, तो तकरीबन 1.5 महीना हुआ है। ये बच्चे की एज जो है 4 मंथ्स है। और पिछले जब ये हमारे पास आए थे 11/9 को, तो इनको 3-4 चीज़ें थी। नंबर 1, एक तो सीवियर जॉन्डिस था, 12.5 मिलीग्राम सीरम बिलिरुबिन था, और इनका SGOT, SGPT, एल्कलाइन फास्फेट्स ये भी बढ़ा हुआ था। और दूसरे नंबर पर इनका CT स्कैन हेड था, बच्चे की सीरियस कंडीशन थी। उस वक्त इनको डिफ्यूज सेरिब्रल एडिमा था CT स्कैन में। ये CT स्कैन है 26/6/2023 का। तीसरा, इनका बच्चे का लीवर बायोप्सी हुआ था। उस लीवर बायोप्सी में इसका क्रोनिक कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस एंड पोर्टल फाइब्रोसिस था। चौथी बात यह है कि इस बच्चे को लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था, चूँकि इसका जॉन्डिस कम नहीं हो रहा था, बायोप्सी में भी पोर्टल फाइब्रोसिस आया था। तो ये जो है उस लीवर ट्रांसप्लांट की बात को सुनकर फिर उन्होंने तलाश किया, यूट्यूब पे इनको हमारा मिला, और फिर हमारे पास आए 1.5 महीने पहले। आज ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, जिसको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था। आज इस बच्चे का LFT बिल्कुल नॉर्मल है। ये LFT है, आप इसकी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। साफ आ रहा है। तो ये एक तो ये LFT है इनका भी, ये 22/10 का, यानी कल का लेटेस्ट LFT है, जिसमें बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया। नंबर 2, बच्चे की जनरल कंडीशन, चूँकि अभी हमने CT स्कैन नहीं कराया, छोटा बच्चा है, बार बार इसको एक्सपोजर होता, तो जनरल कंडीशन इसकी बता रही है। आप देख भी सकते हैं इस बच्चे की जनरल कंडीशन। नाउ देयर इज नो सेरिब्रल एडिमा, चूँकि बच्चे की जनरल कंडीशन इंप्रूव है। नॉर्मल फीडिंग है, नॉर्मल यूरिन है, नॉर्मल स्टूल है, नॉर्मल स्लीपिंग है, एंड बच्चा जो है वो एक्टिव है ना, वो रेस्पॉन्ड कर रहा है बहुत अच्छा तरह से। तो इसलिए अभी हमने इनका कोई CT स्कैन वो नहीं कराया, चूँकि ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लीवर बायोप्सी नहीं कराया, चूँकि ज़रूरत नहीं है। अगर इनको कंडीशन लीवर की ख़राब होती तो इसका सीरम बिलिरुबिन नॉर्मल नहीं होता। अब इसके पापा या इसके अम्मी खुद बता देंगे बच्चों को पहले से क्या आराम हुआ, क्या आराम हुआ बच्चे को, बताइए। आप बताओगे? बताइए। बहुत आराम है हमारा, पहले से काफी ज्यादा ठीक लग रहा है। और पहले बहुत सूखता जा रहा था, दूध भी काफी पीता था, अब बहुत कम दूध पीता है और ठीक। पहले से कुछ सेहत सही है? अल्लाह का शुक्र है, हाँ? काफी अच्छी। आप इधर आके बताओ। ये पहले तो हमारे बच्चे की मतलब सूख बहुत रहा था। जी बच्चा हमारा पहले तो अच्छा, उधर भी अच्छा भी हो रहा है, उसके लिए वजन बढ़ रहा है। अच्छा। पहले दिन में था कोई 2.5 किलो वजन, अच्छा, और अब इसमें मेरे हिसाब से 6 किलो के आसपास वजन होगा। तो पहले जब ये हमारे पास लाए थे तो ये 2.5 किलो वजन था इस बच्चे का, बिल्कुल सूखा हुआ बच्चा जो है, बहुत ही यानी एक्टिव नहीं था, बहुत लेजी था, ड्रोजी था, और वजन भी कम था। लेकिन अभी जो है 1.5 महीने में बच्चा का वजन भी बढ़ा है। कितना वजन बढ़ा? 3 किलो वजन बढ़ा बच्चे का, और बच्चा एक्टिव है। तो ये इस बात की अलामत है कि लीवर इसका नॉर्मल हो गया है। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ यूनानी मेडिसिन। यस शमा, बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको इसका लोग स्पीकर कहते काम हैं नहीं कि कर रहा। साहब लीवर डिजीज में कोई देसी दवा देनी चाहिए, लीवर खराब हो जाता है, तो ये लोगों की सोच है। लेकिन हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि लीवर की डिजीज के लिए यूनानी ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव, जैसे इस छोटे बच्चे के अंदर देख रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। Why is it that जी डॉक्टर अलाउद्दीन साहब। जी सर। हाँ, चूंकि हाँ, मैनेजमेंट सर बता दीजिए क्या क्या मैनेजमेंट रहा इन दोनों हाँ, पेशेंट। अब जो मैनेजमेंट बता रहा हूँ जी, इसमें मैनेजमेंट में अब देखिए, इसमें ना चारों अखलाक मुतासिर हो रहे हैं, और लीवर का मिजाज के अंदर, यानी जिसको हम कहते हैं, आप सब लोग माशाल्लाह बेहतर जानते हैं, यानी बरूदत और यबूसत का गलबा हो जाता है।
उस यबूसत की वजह से ये स्टिफनेस बढ़ जाती है। अब हम इसका इलाज क्या कहते हैं? इलाज भी जिद करते हैं, नंबर 1। तो जो बरूदत और यबूसत पैदा हो गई है उसके तो तादील और तब्दील एक मिजाज के लिए हम वो दवाएं देते हैं जो हार होती हैं और रतब होती हैं। हार और रतब उसका इलाज भी जिद के तौर पर, वो हम लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। आयु फ्लूइड या किसी को नहीं देते हम, तो लाइफ स्टाइल, डाइटरी चेंजेस, मॉडिफिकेशन उससे करके हो जाती है। अब हम इसका इलाज जो ये मादी अमराज हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा है, फाइनल में BMS में पढ़ा होगा, MD वालों ने भी पढ़ा होगा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में मुआलजात को। तो हम इसमें हम क्योंकि चारों इसमें मादे मुतासिर हो जाते हैं, तो हम इनको एक तो मुंजिज सफरा, मुंजिज बलगम और मुंजिज सोदा, ये दवाएं देते हैं। उन दवाओं का एक हमने जो है, वैसे तो इसके तीनों के बलगम, सफरा और सोदा के अलग अलग है मुंजिज, तो हमने एक कॉम्बिनेशन बना रखा मुंजिज अखलाते सलासा। तो हम पहले जो है मुंजिज शुरू करते हैं, उसके बाद में मुंजिज के बाद में 20 दिन देते हैं। 20 दिन की डोज हमने 20 ग्राम रोजाना देते हैं। तो ये 20 दिन के लिए देते हैं। 200 ग्राम का एक डब्बा होता है, तो 2 डब्बे देते हैं कि रोजाना 20 ग्राम रात को मरीज पानी में उबाल कर रख दे और सुबह को उसको छान कर पी ले। 10 दिन के बाद में फिर हम उसका मुश्किल शुरू करते हैं, इसी दवा के साथ 10 दिन फिर मुश्किल देते हैं। यानी 10 दिन के बाद जो टोटल 20 डेज का हमारा पहला प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें देते हैं। और उसके साथ हब्बे अयारिज देते हैं। तो ये हब्बे अयारिज भी जो है ये उसका जो है मुश्किल और मुजिज का काम करती है, निकालती है। इसके अलावा जो है हम एक वो देते हैं अफसंतीन का हमने वो बना रखा है जोशांदा। तो अफसंतीन जो है ये 7 ग्राम देते हैं। तो 500 ml की हमने बोतल में, तो 50 ml में 7 ग्राम डेली की डोज है, तो उसमें 10 डोज हो जाती है। एक बोतल हम अर्क अफसंतीन जिसमें नौशादर और अफसंतीन मिला हुआ था वो देते हैं। ये भी तिरियाके जिगर। तीसरा जो है तिरियाके जिगर या अक्सीरे जिगर या कब्दी के नाम से है। उसमें 5 दवाएं हैं, एक तो रेवंचीनी, नौशादर, शोरा कलमी, तज हिंदी और सुम्बुलिती। इन 5 दवाओं का हमने एक कॉम्बिनेशन बना रखा है जिसका नाम कब्दी रखा है, और उसका हम सफूफ देते हैं खाने के बाद में। इसके अलावा माजून दबिद्रोद और जवारी जरूरी। तो ये हमारा बेसिक प्रिस्क्रिप्शन है जो हम शुरू करते हैं, बेसिक प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन ये बेसिक प्रिस्क्रिप्शन जो है ये अर्ली स्टेज में होता है। जब स्टेज 2 या 3 में पहुंच जाता है, यानी उसमें एसाइटिस डेवलप हो जाता है, एनीमिया डेवलप हो जाता है और साइनोसिस डेवलप हो जाता है ना, और पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें हम इजाफा कर देते, एडिशन कर देते। सपोज अगर एसाइटिस होते तो हम मुदरात में शरबत बजूरी और कैप्सूल आता है गोखरू, ये हम मुदरात के तौर पर हम जैसे मॉडर्न में डाइटोर प्लस देते हैं, लेसिलेक्टोन देते हैं, इसी तरह से हम यूनानी में मुदरात, ताकि जो कसीर तादाद में रतूबत जमा हो गई उसका बदन से इखराज किया जाए, उसके लिए देते हैं। अगर मरीज को कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे आमतौर से कॉन्स्टिपेशन होता है, उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से फ्लैचुलेंस ज्यादा पैदा होती है, उस फ्लैचुलेंस की वजह से उसका पेशेंट का सीरम अमोनिया बढ़ जाता है, और सीरम अमोनिया की वजह से एंसेफेलोपैथी डेवलप हो जाती है। तो वहां पर मॉडर्न मेडिसिन में तो वो लूज देते हैं, है ना, लूज देते हैं। लेकिन हम जो है उसमें अपनी जो है एक तो तिरफिला देते हैं और ये कब्दी देते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट के मोशन भी नॉर्मल हो जाते हैं। तो जो बॉविल का जो वो था वो उसका इवैक्यूएशन सही हो जाता है, मुदरात के जरिए से बदन से एक्सेसिव वाटर का एक्सक्रीशन हो जाता है। और अगर इसमें एनीमिया हो, जिसको किल्लत दम, वो हमारे पास एनीमिया 3, 5 और 10 और 11 यहाँ से ये पेशेंट आते हैं, 7 और 8 के तो बहुत पेशेंट होते हैं। फिर हम उसमें कुर्से फौलाद और कुर्से हदीद, जो मौलिद खून हमारे पास बुक्स में एक्सप्लेन है, फिर हम वो दवाएं देते हैं। चौथे, अगर जॉन्डिस होती है
तो हमने इसमें एक जॉन्डिस का नुस्खा बना रखा है। उसमें जॉन्डिस में मगजा मल्तास है, तुरंजबीन है, सना मकी है और तुरबुद है ना। ये उसमें हमने मिला के ये उसमें हम जॉन्डिन के नाम से उसमें हम दवा देते हैं। अगर नौजिया और वोमिटिंग हो रहे हैं एक्सेसिव जॉन्डिस की वजह से, तो हम जवारिश तमरहिंदीन का इसमें इजाफा कर देते हैं। एक तो ये ओरली होता है, मैंने आपको बेसिक नुस्खा बता दिया, और अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उसकी इजाफात बता दिया। नेक्स्ट इसमें दो हम लोकल देते हैं, एक तो जमात देते हैं, जमात जालूनूस, वो रोगन अरंडी में मिलाकर तकरीबन, या जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है लीवर का, उसमें हम मरीज को कहते हैं कि तकरीबन 6 बाई 9 इंच का एक सूती कपड़ा लें, और ये रोगन अरंडी और जमात जालूनूस, या एक हमने जमादे ग्रीन बना रखा है, और ये आपको नुस्खा जामिउल हिकमत में मिल जाएगा अमराज जिगर के अंदर। हाँ, मैं हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप शुरू कर सकते हैं। वरना बहुत सारे लोग लेक्चर देकर चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये जो हमें इन्होंने रिजल्ट दिखाए क्या दवा दी। तो मैं बिल्कुल आज ओपनली, और एवरीबडी कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, जो हमारे पार्टिसिपेंट इस वेबिनार में, वो कोई भी मुझसे इंशाल्लाह क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये तो एक तो हम रात को जमात देते हैं, शाम को कि वो जमात लगाए, सुबह को छुटा देता है। और एक अगर सीवियर एसाइटिस हो, तो उस एसाइटिस में हम फिर वो टकोर कराते हैं या फोमेंटेशन, उसमें भी बाबूना, नाखूना, गुलेटेसू, नमक लाहौरी, ये चंद दवाएं हैं। उसको एक 4 लीटर पानी में पेशेंट से कहते हैं इनको उबाल लें, जब वो बॉइल हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर उसमें जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो मोटा तौलिया लेकर और उसमें डिप करके और पूरे पेट पे वो रखते हैं, और फिर तौलिए पर वो मग्स से पानी डालते रहते हैं ताकि वो तौलिया गर्म रहे। उसके साथ मैंने ये देखा अल्हम्दुलिल्लाह कि एसाइटिस बहुत जल्द कंट्रोल हो जाता है, और ये डायरेटिक इफेक्ट भी होता है। तो ये मोहल्ली लेवल प्लस मुद्रे बोल का काम करता है। और उससे मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, 270 में एक पेशेंट हमारे फरीदाबाद से आते थे, एल्कोहलिक थे, क्रोनिक एल्कोहलिक, लीवर हो गया था, इमरजेंसी में मैंने उनको देखा, और उन्होंने कहा साहब मैं तकरीबन 8 लाख रुपए खर्च करके आपके पास आया हूँ। फरीदाबाद में बड़े हॉस्पिटल में उसने इलाज कराया था। इलाज करा तो विद इन वीक जब 10 दिन के बाद आया तो ही वॉज वेरी हैप्पी। कहते डॉक्टर साहब मेरा पेट जो है ये देखे पैरों की स्वेलिंग उतर गई, और जो गाड़ी में डाल के लेकर आए थे, मैंने ओपीडी से उठकर खुद वहां पर इमरजेंसी में उस पेशेंट को देखा था बेड पे, ओपीडी में आने की भी काबिल नहीं था, वो गाड़ी से उतर गया। 1 हफ्ते बाद आया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैरों से चल कर आया था। तो ये 2 लोकल ट्रीटमेंट मैंने, जबकि दूसरी जगह आप और मैं देखते हैं कि हम यूनानी वाले भी माशाल्लाह, आप लोगों में बहुत सारे प्रैक्टिशनर होंगे जो मुझसे बेहतर कर रहे होंगे। ये तो मैं सिर्फ अपना एक ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज शेयर कर रहा हूँ आपको। तो जो मेरे, अगर इस लेक्चर से इंशाल्लाह आपको फायदा हुआ, तो आप लोग भी लोगों को इस तरह से, जो ऐसे पेशेंट है लखनऊ में या जहां से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। मुझसे जो गाइडेंस जरूरत है, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट विद यू। आप अगर आप में से कोई क्वेश्चन कर सकते तो सर एक क्वेश्चन। यस सर एक क्वेश्चन है, ये पेशेंट की ये कंप्लेन है खास तौर से फीमेल पेशेंट में सर, कि अगर वो जो वेट ओबेसिटी की कंप्लेन उनकी है, कई डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, डॉक्टरों ने ये कहा कि जो है आप अपना वेट पेशेंट के ऊपर डाल देते हैं कि आप अपना वेट कम कर कीजिए, और पेशेंट की ये हालत है कि कहते हैं कि बहुत कम खाते हैं, मतलब कि वेट कम हो जाए, लेकिन फिर भी वेट उनका गेन होता रहता है। तो हमारे पास जब आए तो हमने इसको देख किया कि ये सूए मिजाज बारिद लीवर, मतलब लीवर की वजह से हो सकता है, गुरुदत है या मतलब बलगमी अमराज को मान के हमने ये काम किया है जी। ठीक है। और ऐसे पेशेंट में बैकेक की बहुत कंप्लेन होती है, सेक्रल रीजन में जस्ट लाइक डिपोज टिश्यू जी डिपॉजिट होता है, और पेडल एडिमा मिलता है उनको, और हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर नहीं जाता उनका। जी जी। तो इसमें सर ऐसा क्या नुस्खा, कुछ थोड़ा सा गाइडेंस कर दें इसके लिए जी। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर एजामुद्दीन सर, यूपी जौनपुर से। जौनपुर से, अच्छा। इसमें डॉक्टर साहब देखिए ऐसा है, वो तो डॉक्टरों के लिए बहुत आसान होता है पेशेंट को कोई भी एडवाइस करना, ताकि वो जो है उस पर डाल दें, और ठीक नहीं हो रहा था भाई आपकी खता है, आप बहुत खा पी रहे हैं, है ना, ये हम पेशेंट पे डाल देते हैं, लेकिन वो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते। तो मैं ये बात मानता हूँ कि डाइट को रिड्यूस करने से, तो उसके अंदर जाना का तो हम कर देते हैं, लेकिन यूनानी वालों क्या कि जो अंदर डिपोजिशन है उसको रिड्यूस करना चाहिए।
दिस इज द बेसिक ट्रीटमेंट। और ये क्या कहते हैं, ये इम्तलाई कैफियत है जिसको हम यूनानी में कहते हैं कंजेशन, है ना। अब वो प्लूरल कंजेशन, पल्मोनरी कंजेशन, कार्डियल कंजेशन वो तो बता देते हैं, लेकिन एज ए होल बॉडी के अंदर ये गैर तबई मवाद जमा हो गए हैं, डिपोजिशन हो गया। हमारे पास इसकी दवाएं हैं, हम उसमें मुंजीजे बलगम, मुस्री बलगम, हब्बे आयारिज और ये हम दवाएं अगर हम उनको देंगे तो आप इंशाल्लाह देखेंगे उसमें उनका जो अंदर डिपोजिशन हो गया, मॉर्बिड मटेरियल कहते हैं इसको, मॉर्बिड मटेरियल। मैं इंशाल्लाह इस पे भी लेक्चर दूंगा कभी, आपको इंशाल्लाह बात करेंगे, नॉट लेक्चर, आप बुरा ना माने, बल्कि हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह नॉलेज कि हमें वो निकालना चाहिए। और अल्लाह का फजल है, बहुत सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं और लोगों को वेट रिड्यूस हो रहा है। उसमें हम क्या बताते हैं, नंबर 1 एक तो खाने की तब्दीली करते हैं, और उसमें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि ये उसूल इलाज में आप जाके देखें, इलाज बिल ग़िज़ा क्या करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान साहब, निजामुद्दीन साहब, डॉक्टर निजामुद्दीन साहब क्या करेंगे इसमें? डॉक्टर निजाम साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हम उसूल इलाज में इलाज बिल ग़िज़ा के एतबार से इलाज करेंगे, ठीक है, इलाज बिल ग़िज़ा। अब इलाज बिल ग़िज़ा क्या करते हैं, एक तो तर्क ग़िज़ा है, एक है तकलील ग़िज़ा, और है तकसीर ग़िज़ा, और एक है आपका जो है तकसीर ग़िज़ा। ये 6 पॉइंट्स है, आप उसमें देखना, पढ़ना आप, इलाज बिल ग़िज़ा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तकलील ग़िज़ा यानी ग़िज़ा को रिड्यूस कर देंगे, नंबर 1, और खास तौर से जो प्रोटीन और फैट है उसको रिड्यूस कर देंगे, और इसमें गेहूं की मिकदार भी कम कर देंगे। तो अब ऐसे लोगों को हम ऐसी दवा देंगे कि जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को कम करें। जो बात तौर से जो गेहूं की रोटी खाने वाले और मैदा के, हमारे दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में माशाल्लाह बहुत पेशेंट ओबेसिटी के मिल जाएंगे, है ना। तो क्या कि जो लोग मैदा की रोटी खाते हैं और मीट वगैरह ज्यादा खाते हैं, अंडा खाते हैं, और बस, और खासतौर से लेडीज घरों में उनका मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, तो ऐसे लोगों में ओबेसिटी हो जाती है। तो उसमें हम इलाज बिल ग़िज़ा को अपनाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके टाइम में उसको सही करना पड़ेगा। अगर ऐसा ओबेसिटी के पेशेंट हैं तो उसमें ग़िज़ा हम कम कर दें, सब्जियां ज्यादा खिलाएं। सब्जी ज्यादा खिलाने से न्यूट्रिशन अंदर कम जाएगा और उनकी भूख पूरी हो जाएगी, भूख मिट जाएगी। तीसरा क्या है, टाइमिंग्स को, कि अब जैसे हम लोग प्रैक्टिशनर है सब, मैं भी जब, अब तो मैं दिन में करता हूँ प्रैक्टिस, पहले कॉलेज हॉस्पिटल से उठकर शाम को 6 बजे मैं क्लिनिक पर जाता, 9 से 5 तक कॉलेज, फिर 6 से रात को 10-11 बजे क्लिनिक से जब वापस आता था तो क्या होता था, रिगर्जिटेशन होने लगा था। खाना खाया और जिस बेड पर खाना खाया, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि इतना भी हिम्मत नहीं होती थी, थक के सुबह फजर से लेकर रात को 11 बजे तक के साथ खा के हम थोड़ा सा टहल से फौरन सो जाते थे। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम, तो ये ग़िज़ा की वजह से बीमारी है, चाहे ओबेसिटी, चाहे इंडाइजेशन, चाहे हाइपर एसिडिटी, चाहे रिगर्जिटेशन। तो इनको ग़िज़ा के अंदर उसकी कमियत और कैफियत को देखकर और मिकदार को देखकर और उसके औकात को देखकर तब्दील करेंगे तो इंशाल्लाह ये ओबेसिटी पेशेंट की ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन सर? जैसे शुरू में सर कोई पेशेंट आया और ओबेसिटी इस तरीके से थी कि मतलब सेक्रल रीजन में एडिपोज टिश्यू की तरह बिल्कुल इकट्ठा था, और उसके नी ज्वाइंट पे मेडियल साइड में दोनों तरफ इतने टिश्यू इतने ज्यादा थे कि मतलब बिल्कुल बैठ नहीं पाता था या पैर को मोड़ नहीं पाता था, इतनी पेन रहती थी। तो वही हम सुए मिजाज बारिश की वजह का ट्रीटमेंट हमने किया, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दवा ही नहीं कर रही है उस पे। हाँ, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये मुंजिज, मुसिल और हब्बे आयरिज ने ग़िज़ा के अंदर तब्दीली करते हैं, और एक दवा और है अफसंतीन और कुस्त शीरी। इस मुंजिज मुसिल के साथ ये दवा और शुरू कर दें, और लोकली उनको हॉट फर्मेंटेशन कराएं। खासतौर से जो मैंने आपको ये बताया है कि हॉट फर्मेंटेशन में जो ये बाबूना, नाखूना, गुलेटेसी, नमक लाहौरी ये डालकर उसका वो कराएं, तो इंशाल्लाह जो एडिपोज टिश्यू है वो बरूदत की वजह से ये बल है, अगर हम हरारत पहुंचा देंगे वो तहलील डिसोल्व हो जाएगी इंशाल्लाह, और उससे पेशेंट को। और ये ओबेसिटी तो सारे जॉइंट्स के अंदर बीमारी पैदा कर देती है जी, चाहे वो स्पाइनल हो, नी जॉइंट्स हो, एंकल जॉइंट्स हो, कहीं भी हो जी। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन?
बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। सर, जो आपने आज मुंजीज और मुसिल की बात रखी, तो प्रॉपर रहनुमाई, प्रॉपर बुक अवेलेबिलिटी एंड प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबिलिटी, ये सर मैं दिखाना चाहता हूं कि मुंजीज और मुसिल का देखिए सर, एक चीज हम जी। ये हरमस ने तैयार किया और इसको हमने माशाल्लाह। ब्रांड एम्बेसडर कहा है 2024 का। 2024 का ब्रांड एम्बेसडर इसलिए कहा कि मुंजीज और मुसिल बैकबोन साबित कर दिया आज आपने कि मुंजीज के बिना अधूरा। और अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन ये है कि हब्बे अयारिस, जब हमारे हाथ में आज मेडिसिन होगी तो हम यूनानी सिकंदर कहलाएंगे। आज हम अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन पर इसलिए गौर कर रहे हैं कि सर ने जो हमें मुंजीज और मुसिल का पाठ पढ़ा है, अगर हमें इजी वे में मुंजीज और मुसिल मिल गया और मरीज को इजी वे में अवेलेबल करा दिया, तो जाहिर बात है यूनानी का तिरंगा लहरा जाए। क्योंकि हम लोग यूनानी को अगर लहराना चाहते हैं और यूनानी को जगाना चाहते हैं, तो सर का जो निचोड़ है। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं सर बरेली से बोल रही हूँ। सर मेरे फादर हैं। कहाँ से? बरेली यूपी से। बरेली यूपी। जी बताइए। जी सर, मेरे फादर हैं, आपके पेशेंट भी रह चुके हैं। वो आपके पास दिल्ली दिखाने कई बार आए, बट अब उनकी कंडीशन इस लायक नहीं है कि उनको दिल्ली लाया जा सके। सर वो लिवर सिरोसिस के पेशेंट थे, मतलब अभी भी है बहुत ज्यादा। इस टाइम तो उनको एसाइटिस भी डेवलप हो गया है। अभी उनको एलोपैथ में ट्रीटमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से फिर उनका मतलब उन्होंने दवाएं दी, डायूरेटिक्स काफी सारे दिए हैं। तो उसके बाद अब उनका केएफटी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा, सीरम क्रिएटिनिन भी उनका। डायरेटिक जो नेफ्रोपैथी डेवलप करते हैं। जी सर। उसकी वजह से किडनी फंक्शन। सर कल परसों से मतलब 2 दिन से वो एकदम जो एग्रेसिवनेस उनके अंदर आ गई है, गुस्सा करना, चीजें फेंकना, ये सब चीजें। हाँ, वो एंसेफेलोपैथी डेवलप हो रही है। जी सर। अच्छा, उसके लिए बताइए उसका कॉज क्या था? डायबिटिक है? डायबिटिक है जी डायबिटिक है। वो डायबिटीज की वजह से जो है उनको सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हुआ। इस वक्त उनके फास्टिंग पीपी और HbA1c कितना है? सर उनका फास्टिंग तो अभी मैंने नहीं करवाया था, पर कल उनका 206 था पीपी। और HbA1c कितना है? HbA1c अभी जल्दी में नहीं कराया है, 7.8 था अभी थोड़े दिन पहले। कितने दिन पहले? अभी 2 महीने पहले करीब। अच्छा, हमारे यहाँ से वो कब ले गए थे ट्रीटमेंट? आपके यहाँ से तो 2-3 साल पहले लेकर गए थे। अब वो इस लायक है नहीं कि उनको लाया जा सके, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं वो। अच्छा, कितने महीने लिया था उस वक्त ट्रीटमेंट उन्होंने? 1-2 महीना ट्रीटमेंट लिया था। उनकी यूनानी ट्रीटमेंट उनका एटलीस्ट सर काफी टाइम से चल रहा था। उससे पहले शकील तमन्ना सर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। क्या नाम है? उनका तो क्या नाम है? साल ट्रीटमेंट रहा है। नाम क्या है? सर मेरा नाम हुमा है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड। ऐसा है, देखो बेटे, आपने हमारे जो इलाज चाहे मॉडर्न हो या यूनानी, इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट, रिमूव दी कॉज, है ना? रिमूव दी कॉज के बीमारी के सबब का इलाज किया जाए। अब इसमें जो आपके फादर को है सबब जो है वो डायबिटीज है। डायबिटीज की वजह से ये लीवर के अंदर बीमारी पैदा हो, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो until unless the patient is unable to control the sugar, तो अब कैसे उसका इलाज होगा? अब शुगर के इलाज के लिए जो शुगर का प्रोप्रोटेम है, उनका लाइफ स्टाइल है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, प्रॉपर मेडिसिन है। उसमें क्या होता है डायबिटीज के लिए, कई दफे हमारी दवाएं एक जो है ना एडजुवेंट के तौर पर काम करती हैं, लेकिन हम उसमें कंटिन्यू रखते हैं, जो मेटफॉर्मिन है, गिलिराइड पेशेंट का वो, और मॉडिफिकेशन करते हैं। तो ना कहीं कमी हो रही है। उस कमी की वजह से, चूंकि उनका अभी HbA1c जो आपने बताया 7.8 है, कंट्रोल ना होने की वजह से जाहिर बीमारी। और इलाज जो आपने कराया था 2-3 साल पहले, 1-2 महीने कराया था, तो वो नाम तो हुआ 1-2 महीने का, लेकिन वो इलाज भी पूरा नहीं पाया और ये शुगर पे कंट्रोल। तो इसमें 2 चीजें करना आप। एक तो उनका शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो भी आपके पास एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करें, उनको प्रॉपरली फॉलो करें, डाइट में चेंज करें और इसका शुरू करें। अच्छा, फाइब्रो स्कैन कितना है उनका? तो फाइब्रो स्कैन उनका अभी तो हुआ नहीं है, बहुत टाइम पहले हुआ था। हाँ, तो भैया आपने जो है ना उनका जो ना प्रॉपर कराएं,
देखो उनका अल्ट्रासाउंड कराओ, एंडोस्कोपी कराओ, फाइब्रोस्कैन कराओ, LFT, KFT, PTINR, जी, ये सीरम सब अमोनिया। तो जी हुए हैं अभी जल्दी में हाँ ही। तो ये फाइब्रोस्कैन आपने कराई अच्छा, है, LFT जैसे उनका आपको नॉर्मल आ रहा है। LFT तो अभी उनका हुआ है, करीब 1 हफ्ता पहले हुआ होगा मुश्किल से। हाँ हाँ, तो उसमें ऐसा अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी और फाइब्रोस्कैन और कराओ। और फिर जब कभी अगर मौका हो तो आप सिर्फ उनको ना लाएं, बल्कि व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज दें इंशाल्लाह, जो हमारे पास अवेलेबल है। ये अभी डॉक्टर अलाउद्दीन साहब ने बताया, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अलाउद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और फार्मेसी का भी, कि आज मैं आप अगर अपनी नॉलेज की वजह से किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और वो दवाएं अवेलेबल मार्केट में ना हो, तो वो हमारा लिखना बेकार जाता है, ना पेशेंट को फायदा होता है, ना फिजिशियन को फायदा होता। लेकिन अगर हमारी प्रॉपर वे में दवाएं सही हैं, फिर इंशाल्लाह हमारी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट से हमें भी फायदा होता है, पैथी को फायदा होता है, पेशेंट को फायदा होता है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलाउद्दीन साहब का। अब बस इसमें मैं डॉक्टर अलाउद्दीन साहब को एक बात बताऊंगा, और अपने अपने हकीम अजमल साहब को भी, अजमल साहब को भी, कि हमारी जो देखो हमने भी तकरीबन 21 थीसिस MD के हमारे अंडर एज ए सुपरवाइजर सबमिट हुई। तो मेरा रिसर्च का ये है कि जो हमारी बुक्स में दवाओं की डोज लिखी होती है, वो हम इस वक्त वो पूरी डोज दवाओं की अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो दवाएं पूरा इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, अगर दवाओं की डोज को हम उसके अकॉर्डिंग देते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस एतबार से हमें कॉस्ट पर कंप्रोमाइज करनी चाहिए और दवा सही देनी चाहिए। सही दवा हो, सही उसकी यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन शुड बी गिवन एज पर मेंशन इन आवर यूनानी लिटरेचर। ये दो लोगों की इसमें जिम्मेदारी है, एक तो जो फिजिशियन जो ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे जो हमारे फार्मास्यूटिकल यूनानी लेबोरेटरीज हैं, कंपनी। कोई और क्वेश्चन? कोई हेलो अस्सलाम सर। ग्रुप छोड़कर हेलो अस्सलाम कोई सर। ना जाए, सब बहुत वालेकुम इंपॉर्टेंट शेयर सलाम कर रहे जी, हैं। बताइए। सर आप जो सर वो मुंजिल मुसिल का जो बता रहे थे सर, मुंजिल अलात सलासा, तो सर आप उसमें सारे चीज को एक साथ मिला दिए हैं सर। तो जी सर इसमें सर थोड़ा डाउट है सर, जैसे कि जी बलगम, हाँ बताइए। जैसे कि बलगम को सर पकाने में सर 7 से 11 दिन लगता है, उसे सफरा में थोड़ा ज्यादा लगता है, सौदा को ज्यादा लगता है सर। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो है ना, यही है मैं हमारी आपकी प्रैक्टिस करने की, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि जब मैं 7 दिन 8 दिन 10 दिन जो ये बुक्स में रखे ना, जब हमने उन दवाओं को देना शुरू किया तो ये 8-10 दिन में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। तो ये हो सकता उस जमाने में, अब से 500 साल पहले, 200 साल पहले, उस जमाने में डायरेक्ट सप्लायर होते थे, जो हमारे फिजिशियंस को, यूनानी फिजिशियंस को डायरेक्ट सप्लाई करते थे, जो उनके लोग होते थे जो कलेक्शन करते थे, तो उस वक्त होगा। अब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम जब 20 दिन हम मुंजिज देते हैं और फिर 10 दिन मुसिल देते हैं, उसके बाद में इफेक्ट आना शुरू होता। तो ये जो बुक्स में लिखा है उसका इफेक्ट 7 दिन का साथ हम मुंजिज दें, और अगर सौदा है तो 40 दिन दें, है ना, और अगर जो है सफरा है तो इसमें 7 दिन दें, बलगम है तो 14 दिन दें। मेरा अपना क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है कि इससे काम नहीं चलता। अच्छा सर, तो जो मंजूर अखलात सलासा है सर, उसमें 5 बिग और जो सारे मेडिसिन है असलास, जी हाँ, वो सारे मेडिसिन जी वो सारे हैं उसमें। और अगर क्लियरली पेशेंट होता है कोई उसमें, यानी अभी फाइब्रोसिस कम है, एसाइटिस, एनीमिया, साइनोसिस, जॉन्डिस डेवलप नहीं हो, तो फिर हम वो अलग ही देते हैं। लेकिन अगर इसमें ये सारी चीजें डेवलप होगी तो फिर तीनों को मिला के देते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 20 दिन का पहला प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बाद में तो ये हमने देखा कि 2 और 3 महीने तक ये चलता है। अच्छा, और इसके साथ हम क्या करते हैं, हमें नजर भी रखनी चाहिए कहाँ गलती हो सकती है हमारे ट्रीटमेंट में। फिर हम ना सेफ्टी इवेल्युएशन ऑफ आवर ट्रीटमेंट करते हैं। सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, KFT कराते हैं, LFT तो इसमें होता है, यूरिन कराते हैं, हीमोग्राम कराते हैं। तो ये सेफ्टी इवेल्युएशन भी कराते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी दवा देने से फायदा तो हो रहा हो, कहीं कोई डैमेज ना हो। तो ये भी हमारे पास प्रूफ है कि ऑल दीज ड्रग्स आर वेरी सेफ। जी सर। तो सर आप जो मुसिल में, सर मुसिल में जो मुसिल है वही देते हैं ना, जो लिखा हुआ है, तुरबुत हुआ, गुलकंद हो गया, सनामकी हो गया, जी आप बिल्कुल वो अपने यहाँ भी आप तैयार कर सकते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। सर आपका वक्त लिया, और मैं अपने ग्रुप मेंबर को ये बताना चाहता हूं कि हेल्दी वेव हर्मस डॉक्टर एकेडमी में अपने ग्रुप में हम सर को ऐड कर रहे हैं।
कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, ये सर का नंबर है, हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, क्योंकि सर की पूरी इंफॉर्मेशन ग्रुप पर मिल जाएगी आपको, और हम सर को अपने ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। तो सर की इजाजत चाहते हैं कि सर हम आपको ग्रुप में ऐड कर लें, हेल्दी वेव के ग्रुप में सर, जिससे कि बच्चे आपसे एक फायदा तो ये उठा सकें। जी इंशाल्लाह, एक तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इतने लोगों को इंशाल्लाह फायदा पहुंचेगा। दूसरा जो है, मेरा ये YouTube चैनल है जिसमें 270, अभी तो मैं इसमें 2 दिखा पाया, चूंकि वक्त की आप लोगों के पास वक्त नहीं, अब आपके लिए पे जाएंगे इंशाल्लाह, या दूसरी मसरूफियत होगी। तो YouTube चैनल का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज इन यूनानी मेडिसिन, सिरोसिस ऑफ लीवर, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, सी, ठीक है, इस नाम से YouTube चैनल है। आप मेरा भी उसमें डाल सकते हैं, प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी। तो ये आपको घर बैठे जब भी आपके पास वक्त हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह ये YouTube चैनल देखकर जो हम यूनानी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे मरीजों को कितना फायदा हो रहा है, उससे लेबोरेटरी पैरामीटर जो है हमारे कितना नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, आप घर बैठे देख भी सकते हैं। उसके लिए YouTube को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। जी सर, हेलो सर, मैं आपका सर बहुत दिन से देखता हूँ सर, बहुत दिन से यूट्यूब, सर मैं आपको बहुत दिन से यूट्यूब में देखता हूँ सर, पहले से भी जी। तो सर आपने बहुत सारे जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को सही किए हैं सर, तो सर उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है सर, तो सेम रखे हैं या उसका अलग है सर? नहीं, उसका अलग है थोड़ा सा। जो हेपेटाइटिस बी और सी का है, उस दोनों का तकरीबन सेम ट्रीटमेंट हमारे पास है। उसमें दवाएं दूसरी दी जाती हैं, उसमें दवाएं हम देते हैं। एक तो उसमें है कुष्ठशीरी है, और भुई आमला है, गिलो है, और चिरायता है, और अफसंतीन है, और एक तिरियाके अरबा है, और उसमें फिर हम मुसफ़ियात खून भी देते हैं। क्योंकि इसमें जो अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हेपेटाइटिस बी सी में, ये है सूए मिजाज दमी। अभी इसने लीवर को अफेक्टेड नहीं करा, तो सूए मिजाज दमी में हम वो दवाएं देते हैं। एक तो जो मुसफ़ियात खून हो उसूले इलाज के एतबार से, नंबर 2 जो मुकव्वियात हो, यानी जिसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर कहते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर हो और इम्यूनो मॉड्यूलेटर हो, और एंटीऑक्सीडेंट हो, और एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, ठीक है, मुकव्वियात। तो हम वो दवाएं देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी करोड़, 17 करोड़ और साहब आपका 15 करोड़ और 10 करोड़ ऐसे पेशेंट आते हैं, और अल्लाह का फजल ये DNA नॉर्मल की तरफ आ जाता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। लेकिन जहां HbS-Ag का ताल्लुक, ये क्वेश्चन आपने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन अब मैं आपको खुद बता रहा हूँ, इससे कि जब हमारे और आपके दिल ट्रांसपेरेंट हों, जैसा कि एक ईमान वाले का दिल होना चाहिए कि जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे, तो मैं आपको इसका इलाज भी बता रहा हूँ, और उसूल इलाज भी, कि इसमें सूए मिजाज दमवी के लिए का इलाज मुसफ़ियात से करेंगे, और इसमें ये वो दवाई देंगे जो हमारे यहाँ मुकव्वियात हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये दवा देते हैं। मैंने बता दिया आपको 4-5-6 चीजें ये देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें बल्कि हम ये भी जोड़ देते हैं, वो आपकी जो है मेथी कलौंजी, क्योंकि मेथी कलौंजी में भी ये हदीस आता है कि तमाम अमराज का इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। जी सर। सर हमारे यहाँ कई जो है एडल्ट पेशेंट हैं, उनका HbS-Ag पॉजिटिव आता है, और फॉरेन कंट्री को जाना चाहते हैं, कोई सिम्टम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, बट वो निगेटिव नहीं होती है ये चीज जी। HbS-Ag सर पॉजिटिव इस पेशेंट में आ रहे हैं, और कोई सिम्टम उनके नहीं है जी, कोई कंप्लेन नहीं है। अब वो अपनी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वहीं रोक दिया जाता है। जी, या हमारे पास दिल्ली में भी हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने वाले होते हैं, और वो डिटेक्ट हो जाता है हेपेटाइटिस बी या सी, और वो अनफिट कर देते हैं। तो अनफिट करने के बाद बेचारे उसमें लेबर क्लास के ज्यादा लोग होते हैं, तो बड़े मायूस होते हैं, फिर वो आते हैं। लेकिन हम उनसे भी ईमानदारी के साथ बात बताते हैं कि अगर हम उससे कहते हैं कि आपको ये तो HbS-Ag ऐसी भी पॉजिटिव है, आप HbV DNA RT-PCR SCV RNA कराइए। जब वो कराते हैं वायरल लोड लगाते हैं, तो हम उससे क्लियर बात बताते हैं, देखिए ये वायरल लोड तो इंशाल्लाह नॉर्मल आ जाएगा, विच विल प्रिवेंट योर लीवर। लेकिन HbS-Ag ये नॉर्मल हो जाए इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में तो पॉजिटिव रहता है,
30-40 पेशेंट जो हमारा थीसिस भी है इसमें, और हमने उसमें तकरीबन 40 to 50% उसका नेगेटिविटी का अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्ट आया था, और अब भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन सबका नहीं होता। अगर मैं और आप ये कह देंगे सबका हो जाएगा तो इसमें झूठ हो जाएगा। अभी तक हमारे पास हो सकता है आपके पास ट्रीटमेंट हो। एक दो पेशेंट सर एक मिनट सर, वही बात आ रही है सामने। हेलो तो सर, दूसरे मेंबर्स के माइक्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज आपने सब लोग म्यूट कर दीजिए प्लीज। सर एक सुनिएगा सर। जी बताइए। सर जो हेपेटाइटिस बी है सर 95% में सर वो तो क्योर हो जाता है सर, खुद वो जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, ओनली जो 5% जो पीपल है उसी को इफेक्ट करता है सर। जी तो उनमें से सर, हाँ, अब देखिए ऐसे जो ये मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉलेज में है, हमारी हेपेटाइटिस बी पे भी थीसिस हुई है। ये 90% जो एक्यूट कंडीशन है उसमें वो निगेटिव हो जाता है, लेकिन जो बाकी बचते हैं उनमें जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हायर सेंटर्स आते हैं, वो कहते हैं आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, जी टिल योर लाइफ, आपको लाइफ लॉन्ग आपको जो एंटाकवीर, टिनोफविर है ना, और जितने भी एंटीवायरल है ये आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। कोई आदमी क्लेम नहीं कर सकता कि साहब ये जो है नेगेटिव हो जाएगा। हमारे यहाँ परसेंटेज ऑफ द नेगेटिविटी यूटीआई में अल्हम्दुलिल्लाह हायर है इन कंपैरिजन ऑफ द एंटीवायरल ड्रग। जी सर एक चीज सर, एक मेरा डाउट है सर कि जो वायरस है सर उसका मिजाज क्या है सर? इस वायरस का मिजाज जो है, देखिए वायरस के मिजाज के एतबार से हम इलाज नहीं करते, बल्कि वायरस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही हैं, जिस उसमें वो ग्रोथ कर रहा है, उसको मीडिया को चेंज करने की कोशिश करते हैं हम, मीडिया को चेंज करने की। अब वो डिपेंड करता है पेशेंट के मिजाज पर, वायरस के मिजाज पर नहीं। जी सर ऐसे उमूमी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि जो अदर वायरस है सर, फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, जैसे सबका अलग अलग मिजाज है सर, तो उसी तरह से वायरस का भी एक कुछ दम होगा ना सर, जैसे कि सफरा होगा, सौदा होगा, कुछ तो होगा ना सर उसका भी? नहीं, इसमें आप मुझे बता सकते हैं अगर आप कोई मालूम, मेरे इल्म में नहीं है वायरस या बैक्टीरिया का मिजाज क्या है। मेरे इल्म में ये है कि बैक्टीरिया या वायरस जिस उसमें कंडीशन में वो ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, हमारा जो काम है, चूंकि हमारी यूनानी मेडिसिन होलिस्टिक अप्रोच है, तो हम उस मीडिया को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट के मिजाज पर। जी अब ये डॉक्टर एक मिनट, ये सर ने अभी बताया है कि मीडिया को चेंज करने का, उमूमन आप ये देखेंगे कि जो मुसफ़्फ़ियत दम अद्विया हैं उसमें ज्यादातर सर्द खुश्क अद्विया दी जाती हैं। खुश्की जो होती है उससे जो है वायरस जो है पनपने नहीं पाते, उनको मीडिया माहौल नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो बढ़ नहीं पाते हैं। वहीं फिर इम्यूनिटी डेवलप होती है, शरीर कुव्वत मुदाफ़ियत काम करती है, फिर वो चीज खत्म हो जाती है, चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो, कोई भी चीज हो। मेन है कि उनके मीडिया को न दिया जाए, वो मीडिया उनको पनपने का, ठीक है। और उसमें आप देखिए इसमें एक चीज, हाँ जी बताइए। इसमें एक चीज ये और भी है कि हमारी बुक्स में वो तादिये का जिक्र है इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन कहाँ होता है? जहां 2-3 चीजें मिल जाती हैं। नंबर एक तो कोई भी जो है ना फासिद मादा, मॉर्बिड मटेरियल, एबनॉर्मल चीज हो, तो यहाँ हम उसको वायरस या बैक्टीरिया को एबनॉर्मल या फासिद मादा कहते हैं। नंबर 2, अगर ये फासिद मादा रतूबत और हरारत में पैदा हो जाए तो ये गिरो करता है, और अगर हरारत और रतूबत की जगह जो है हम बरूदत और यबूसत पैदा करते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन और ग्रोथ कम हो जाती है। इस एतबार से हमारी दवाएं इन्फेक्शन में काम करती हैं। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर हम एनवायरमेंट में, हमें कहीं घर से हम बाहर निकले नाली गली में, तो वहां कहाँ से बदबू आती है? जहां पे कूड़ा पड़ा हो और वहां पानी भी जमा हो और गर्मी का मौसम भी हो। सर्दी में इतनी बदबू नहीं आती, चूंकि गर्मी में आपने देखा होगा बागों के मौसम में जो आम के बाग होते हैं ना, गर्मी का मौसम, बरसात, वो पत्ते उत्ते सड़ जाते हैं, वहां से बदबू आने लगती है, सर्दी में नहीं आती। तो यूनानी वालों का जो कॉन्सेप्ट है वो रतूबत और हरारत जहां होगी और इसके साथ मादा पैदा हो जाएगा, तो ये हम वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ को, इसको हम ये फासिद मादा कहते हैं। तो बदन के अंदर अगर हम बरूदत और यबूसत पैदा कर दें तो वहां इसकी ग्रोथ में रुकावट पैदा हो जाएगी। जी सर, बेशक सर।
सर एक लास्ट सवाल है सर। जी सर बताइए। हमारा जो यूनानी मेडिसिन है सर, तो सरताने कबीत में काम करेगा सर? हाँ, अब मैं सरताने कबीत की बात कर दूं। देखिए सरताने कबीत को अभी हमें देखें तो इसमें जो है हम वही मुंजिज और मुसहिले सौदा हमें और मुकव्वियात ये चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं हीपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो सीए पैंक्रियास की वजह से, गॉल ब्लेडर के कार्सिनोमा की वजह से वो लीवर तक पहुंच जाता है, या लीवर नीचे उतर के और उसमें मेटास्टेसिस हो जाता है। तो उसमें भी हम पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ते भाई अब तो मरने का इंतजार करो, आपको कैंसर हो गया है या कीमोथेरापी या आप सर्जरी कराएं, बल्कि उसमें भी हम अपने इस उसूल इलाज के एतबार से दवाएं देते हैं। और मैंने ये देखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की इंप्रूव हो जाती है। हमारे पास अभी एक पेशेंट आ रही है इलाहाबाद से, और वो तकरीबन 1 साल होगा। 1 साल के वक्त जो है ना उनका AFP भी बढ़ा हुआ था, और CA-19 भी जो ये कैंसर के पैरामीटर है उसके भी हम टेस्ट कराते हैं, बढ़ा हुआ था, लेकिन अब वो भी काफी कम हो गया और पेशेंट की जनरल कंडीशन इंप्रूव हो गई। जी जी सर। अगर लेबोरेटरी सर वालेकुम पॉजिटिव मान सकते हैं क्यों सर? एक कॉमन आपसे पूछना है। हेलो जी जी हाँ बताइए डॉक्टर साहब। जी, एक कॉमनली जो रूटीन प्रैक्टिस में जो देखने मिलता है, जो बेसिक है कि फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये शुरुआती उसी से होती है ना, उसके लिए कोई बेसिक बता दीजिए। क्या चीज है बताइए। मैं थोड़ा सा, हमारे एक दोस्त आए हुए हैं कुतुब साहब, उनका बेटा, चूंकि टेक्नोलॉजी में हम जरा कमजोर हैं, तो ये आप लोगों को भी तकलीफ है, थोड़ा सा लेट हो गए, तो ये अपना लैपटॉप आए वॉइस ट्राई करे, तो उनको मैंने कहा भाई आप नाश्ता शुरू करो, पता नहीं कितनी देर तक इंशाल्लाह चलेगा। जी जी बताइए। जी बताइए। फैटी लीवर के ताल्लुक से सर। हाँ हाँ अच्छा, फैटी लीवर में डॉक्टर साहब बहुत अच्छा डे बाय डे देखने मिलता है ना प्रैक्टिस में। हाँ, फैटी लीवर में हमारे पास ना 3 कैटेगरी के पेशेंट हैं डॉक्टर साहब। फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, ये तीनों। अब हम उससे जब ग्रेड 3 का आता है तो हम कहते हैं कि भैया अपने ऊपर रहम करो, क्योंकि अगली जो स्टेज है वो फाइब्रोसिस और सिरोसिस ऑफ लीवर की है फैटी लीवर के बाद में। तो इसमें जो है हम यही मुसिल और आयारिज और ये अफसंतीन और कुछ शीरी और माजून दबीदुलवर्द ये दवाएं हम देते हैं, और अल्लाह और उस पर ना ये जमात कराते हैं। जमात जालेनूस आता है, ये रोगन अरंडी या रोगन उसमें आपकी जो है जैतून में मिलाकर और इसका लेप करते हैं हम जमात, और उधर डाइटरी मॉडिफिकेशन कर देते हैं, सुबह को थोड़ा सा वॉकिंग कर देते हैं। तो मैंने देखा कि 3rd ग्रेड का भी 1st ग्रेड में आ जाता है, और फिर मरीज ठीक हो जाता है, फिर वो आना भी छोड़ देता है कि भाई ठीक हो गए हम। तो ऐसे देखा 3रा सेकंड में, सेकंड से 1st में काफी रिडक्शन होता है, और उसमें 3 महीने के बाद दोबारा हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराइए। इसमें ब्रंजासिफ का एडिशन कर देते हैं। सर इसमें जो हब्बे अयारिज का जो है लोगों का अलग अलग है, कोई जो है सिर्फ मुसहिल के तौर पे 2-2 टैबलेट खिलाते हैं, कोई मुंजिज के बाद देते हैं तो 4 टैबलेट देते हैं। सही डोज क्या है इसकी अयारिज की? मतलब मुंजिज के बाद ही देना है कि साथ दे सकते हैं? हाँ हाँ, इसमें मुझे और आपको ना काम करने की जरूरत है। हमारी बहुत सारी हमारी जो बुक्स हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें नुस्खा तो लिखा होता है, लेकिन ये नहीं लिखा होता इसको सिर्फ 1 दफे देना या 2 दफे देना। आप जैसे कहा कि जोशादा हम रात को दें या खिसांदा सुबह को दे दें, तो उसको 1 दफे दें या 2 दफे, ये फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा होता उसमें, है ना। बाज दफा जो है डोज बहुत ज्यादा होती है, बाज दफा डोज कम होती है। तो इट इज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल क्लिनिकल एक्सपीरियंस। मैं आपको बता दूं, जैसे अक्सीर जिगर, इसकी डोज अगर जामिउल हिकमत या शरह में जाए तो उसमें 4 रत्ती लिखा हुआ, लेकिन जब हमने इंडिविजुअल उसमें 3 दवाएं हैं कुछ बुक्स में और किसमें 5 है, तो जब 5 दवाओं का हमने देखा तो उसमें 5-5, 7-7 ग्राम था उसकी डोज इंडिविजुअल। अगर हम कम भी कर दें तो कम से कम 5 ग्राम, तो 5 दवाओं की 5 ग्राम बैठती है। अगर हम 4 रत्ती देंगे बुक्स में लिखी एतबार से, 4 रत्ती का मतलब है 1 रत्ती 125 मिलीग्राम की, यानी 500 मिलीग्राम, तो उसका 500 मिलीग्राम दवा देने से कोई रिजल्ट नहीं आता। ये हमने देखा, हमने वो प्रिवेंशन ऑफ द हेपेटोटॉक्सिसिटी ड्यू टू एंटी ड्रग्स, ये हमारी थीसिस थी, ये 1994 में।
लेकिन जब हमने इस डोज को मॉडिफाई किया तो रिजल्ट आने लगे। मरीज कहता है साहब मुझे लैट्रिन साफ होने लगी, गैस बनना बंद हो गई, मेरा हाजमा सही हो गया, भूख लगने लगी। इसका मतलब ये है कि इस डोज पर हमें पेशेंट को देना होगा। तो अब हम उसमें जो अब हमने इसको बनवा रखा 5 ग्राम सुबह शाम देते हैं, तो 500 मिलीग्राम के 5 ग्राम डोज है। लेकिन अब हमने उस पर नजर भी रखी कहीं कोई टॉक्सिसिटी नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई टॉक्सिसिटी नहीं। तो ये जो हमारे, मैं डॉक्टर अलाउद्दीन साहब से मालूम करूंगा इसमें कितने अभी हमारे पार्टिसिपेंट हैं आज की वेबिनार में? सर 115 हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन 115 की मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुकद्दर की रोजी तो अल्लाह देगा। 128 जी 128 जी 130 के आसपास है सर, 130 के आसपास अल्हम्दुलिल्लाह 130। तो 130 लोग हम ये आज नियत करें कि हमें जो प्रोफेशन ये अल्लाह ने दिया है ये अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचाने के लिए है ना। अब हमें 2 काम करने पड़ेंगे। एक काम तो पेशेंट को बताना पड़ेगा, हम अपनी ओपीडी में बताते हैं, पहले मस्जिदिया में भी और यहाँ, कि जो पेशेंट हमारे आते हैं नंबर 1 तो उसको दान करना चाहिए, दान कहते हैं सदका। नंबर 2 दुआ करनी चाहिए, नंबर 3 दवा खानी चाहिए, और नंबर 4 ग़िज़ा पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ग़िज़ा जिस्म की दोस्त भी है दुश्मन भी है। हाँ, ये उसूल ग़िज़ा में क्या है। तो इन चारों चीजों को तो पेशेंट को बताते हैं, और हम सबको क्या करना पड़ेगा, हमें अल्लाह की इताअत और अल्लाह के नबी की इताअत करनी पड़ेगी, ताकि अल्लाह की मदद हमारे साथ शरीक हो। और फिर मरीजों का इलाज करेंगे तो अल्लाह की मदद वहां पहुंचेगी जहां जरूरत है। तो हमें कहाँ पे है, हमारे मरीजों को शिफा हो, जो इनक्योरेबल डिजीज है उसमें अल्लाह अपने करम से शिफा अल्लाह के हाथ में है, तो शिफा हो। तो हमें वो काम करने पड़ेंगे सारे हम प्रैक्टिशनर्स को, कि हमें इबादत और दावत, ये 2 काम है, 2 हमारी जिम्मेदारी है, जिसकी दुनिया में भी नफा होगा और आखिरत में नफा होगा। तो इबादत और दावत पे हमें इंशाल्लाह जमना है, उसके साथ इलाज करना, मुकद्दर की रोजी दोगा, अल्लाह बरकत के साथ फरमाएगा। जी आमीन सर। सर जज़ाकुमुल्लाह खैर सर। सर एक मिनट सर आरके वक्त बहुत कम है, सर को नाश्ता भी करना है। सर आपके लेक्चर दूरदर्शन पे भी देखा हूं मैं, नहीं आपके लेक्चर दूरदर्शन पे भी आए सर। जी जी बहुत शुरू हाँ, DTV जज़ाकल्लाह। आपके बुक के नाम बताइए सर, ग्रुप में बुक्स के नाम, बुक्स के जो आपकी बुक्स है। हाँ, मेरी डॉक्टर साहब मेरी 2 बुक्स हैं, एक तो है उसूल इलाज और एक है तशरीस अमराज। सर ऑनलाइन मिलेगा सर? अब भैया ऑनलाइन भी अब मैंने एक साथ को दे रखी है, उसे दोबारा वो पहला एडिशन तो खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों की डिमांड आ रही है तो एक साथ थोड़ा अपडेट। अब मेरी तो उम्र 68 हो गई है ना, मैं ज्यादा अब इसमें क्लिनिक में सर 68 सर उम्र क्या है? 68 में अभी लग नहीं रहा है, 68 के जवानी लग रहे हैं सर। जवानी शुरू होती है उम्र हुई है नंबर 1। जी जी यदि आप लोगों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह। तजर्बा नहीं ध्यान होता है सर। अभी तो उम्र सर देहात गया था सर, इस उम्र में तो आप जी सब चीज दे दो सर अपनी जो भी सर। सर कहा था ध्यान में कि 60 बाटा, तो 60 साल की उम्र में तो बाटा हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप जैसे भाइयों की दुआएं रही और ये मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे, जैसे डॉक्टर अलाउद्दीन साहब भी माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, है ना। जी जी सर ये आप चलते चलते थोड़ा सा हेपेटाइटिस का क्या करना है सर, और एक लेक्चर अरेंज कीजिए सर प्लीज, तो कवर हो गए सब टॉपिक्स। सर इंशाल्लाह फिर हम इसका रिकॉर्डिंग आपको शेयर करेंगे, और सर से जो भी क्वेश्चन आपको करना है हम ग्रुप पर सर के क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। चलते चलते सर हम आपको ये बता दें, नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ग्रुप पर माजरत चाहेंगे बाकी सभी मेंबर से। देखिए सर, हमारा जो एकेडमी है हम इसका सर लुक दिखा रहे ब्रेकफास्ट करने से पहले, जिससे डाइजेशन आपका अच्छा रहे। हमारा सर ये पूरा पीडिया का रेंज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा पीडिया का रेंज है सर, ये पूरा सुफूफ का रेंज है, ये मुंजिज है आपका माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो अजन ये हमारी माजून अच्छा की रेंज है, लगेगा सर ये माजून लगा है, ये सर ब्यूटी माशाल्लाह माशाल्लाह पार्लर है सर, ऐसा महसूस होगा। ये हमारी सर टैबलेट और कैप्सूल की फॉर्म है सर, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कहाँ पर मुझे हैं। ये फॉरेन कंट्री का USA दिख रहा है सर, ये आपका भंडार है यूनानी का, ये शरबत और सिरप की शक्ल में
हैं सर, और वेटिंग लगी हुई है। जी जी जी। और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भैया हमारी दवा पहुंचाइए। जो अजगंद भूल रहे थे, जो अजगंद रसौद का नाम भूल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह जी आज अजगंद वेटिंग में है हमारे पास। आज ब्लड अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हमारे अच्छा। डॉक्टर हमें सुकून इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ पूरी बिल्कुल, मैं प्रॉपर देखता हूँ। होती है सर, बुक जी जी अवेलेबल कराई जी जाती है, जी जी पूरी बुक अवेलेबल कराई जाती है, पूरा जी जी सर, पूरा हर सिस्टम पर हम स्पेशलिटी पर वर्क कर रहे हैं सर। और अब हम आपकी सरपरस्ती में हम लीवर के स्पेशलिस्ट पैदा करने चाहते हैं। इंशाल्लाह, आपको जोड़ा सर। बहुत मकसद ये जी है जी सर, नहीं है सर कि हमारे प्रैक्टिशनर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बने। अगर दवा की वजह से वो बैक दवा की वजह से वो बैकफुट पर ना आए, और हमने वो स्पेशलिटी दी है कि अगर आप एहसास करेंगे सर कि आप मुंजित की पैकिंग देखेंगे तो ऐसा एहसास होगा कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी का पैकिंग है सर। ये देखिए सर, जी, नहीं माशाल्लाह खूबसूरत। जी जी पैकिंग का नजरिया मुंजित देखिए। जी जी और 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे आपकी सरपरस्ती में हकीम एटी अजमल साहब। इंशाल्लाह हिंदुस्तान का जो जितना मुंजित इस्तेमाल करेगा उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको इंशाल्लाह सम्मानित किया जाएगा। ये इंशाल्लाह वादा है। और जो हमें कहा है सर वो किया है। हिंदुस्तान की सरजमी पर इस वक्त यूनानी सर चढ़कर बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह सर। बहुत बहुत अब एक मेरा मैसेज ये है कि हमारे जितने भी 130 लिया जी नहीं नहीं जी ये सर, मेरी बोलिए। खुशनसीब है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर मॉडर्न मेडिसिन में और आप करते तो हम अगर कहीं 100 है हमारे बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ में, तो हमारा 101 नंबर आएगा। लेकिन अगर हम यूनानी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा 100 में से 1 नंबर होगा हमारा। 100 में से 1। तो वी विल बी द स्पेशलिस्ट। हम प्रोवाइड करने चाहिए लोगों को, और ये बिल्कुल गलत फहमी नहीं कि एक साहब हम यूनानी करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस नहीं, उससे ज्यादा चलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, शुक्रिया बहुत। जज़ाकल्लाह। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलाउद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम आज किया, इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर साहब को मिलवा नेक्स्ट लेक्चर वापस बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लेक्चर रहा, बहुत खूबसूरत लेक्चर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप लोग कि हमारा जाना हुआ था राष्ट्रपति भवन में। बूढ़ों की जवानी लौटा दी, जवानों अल्लाह अकबर का बचपना लौटा दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई हमारे दिलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब, अलाउद्दीन भाई, दिलीप कुमार जी 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 हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखना। हम जब राष्ट्रपति भवन गए थे, रामनाथ कोविंद साहब ने राष्ट्रपति भवन में बुलाया अपने इलाज के लिए, तो वहां पर हमने अपनी थीसिस का रिपोर्ट दिखाई थी, बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह उनका देखा, नफ्स भी देखा और ट्रीटमेंट भी लिखा। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट करा राष्ट्रपति साहब ने कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट से। मैंने कहा सर ये अल्लाह ही का करम है। तो जो लोग अल्लाह की मानते हैं अल्लाह भी फिर उनकी मानता है। तो हम क्लिनिक से आकर 2 रकात पढ़ कर तहज्जुद में हम अपने मरीजों के लिए दुआ भी करें कि अल्लाह शिफा अता फरमाए, फिर अल्लाह इंशाल्लाह तरक्की अता फरमाए। सर बिल्कुल शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके सर, आप आपके मेहमान सर आपको सर यूट्यूब पे देखते थे सर, आज लाइव आपसे बात कर लिए सर, बहुत खुशी हो रही सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ नोएडा में रहता हूँ। अब मैं नोएडा सेक्टर 75 में, पहले वही रहते। सर आपका टाइम क्या है प्रैक्टिस का? मैं 9 से 1 बजे तक ओपीडी कार्ड बना हमारा हॉस्पिटल में, लेकिन वो टाइम तो 3 और 4 जाते हैं पेशेंट को देखते हुए देते। जी जी अच्छा अच्छा जी। सर यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में बैठा हूँ, डॉक्टर फैसल है मेरा नाम। माशाल्लाह। सर यहाँ पे एक हेपेटाइटिस बी और सी सर यहाँ पे ना एपिडेमिक की तरह फैला है बहुत बुरी तरह, यानी इतने पेशेंट है यहाँ, हम इतना मेडिसिन बांटते हैं सर यहाँ बैठ के दुनिया भर की। तो हेपेटाइटिस बी का तो दो आपने बताया सर अभी 2-3 साल चलता है, बल्कि बोलते हैं ताउम्र खानी पड़ेगी। और हेपेटाइटिस सी का तो हम 3 महीने दे के उसको बंद कर देते हैं, उसका क्योर भी हो जाता है। जी सर। तो सिरोसिस के बहुत पेशेंट आते हैं सर मेरे पास, तो मैं सर आपसे इंशाल्लाह पर्सनली रब्ता करूंगा सर, जो भी। अच्छा जी जी। तो ये डॉक्टर आप लोग मोबाइल नंबर भी कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर साहब आप अपनी मोबाइल नंबर बता दीजिए सर एक बार। मुजफ्फरनगर में डॉक्टर साहब लिख रहे हैं 9891
9891 27 27 36 36 27। 27 ठीक है हाँ, सर। हमने ना आपके रामपुर में कैंप लगाए थे। रामपुर में ये हेपेटाइटिस एक जगह एक दिन में तकरीबन 250 पेशेंट देखे थे जी हेपेटाइटिस सर, बी इसी के। तरह आ रहे हैं हमारे यहाँ बहुत पेशेंट है। मसवासी और संभल बहुत में भी बुरा हाल फ्री है कैंप सर। लगाया था। संभल में जी लगाया सर। फ्री कैंप और रामपुर में लगाया, मेरठ में जी, जी। लगाया, हापुड़ में लगाया फ्री कैंप। तो एक इंशाल्लाह अगर मुजफ्फरनगर मौका और होगा होगा सर आपका कैंप, एक मुजफ्फरनगर के लिए भी ऑर्गेनाइज करिएगा सर। इंशाल्लाह ईद के बाद इंशाल्लाह अरेंज इंशाल्लाह कर सकते हैं। जी हाँ, जी मैं जी। बस एक शेर में कहूंगा कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सर, क्या जी 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 जी। अलाउद्दीन भाई आपका बहुत जिंदगी शुक्रिया, का मकसद जी। आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आप हमेशा करते रहते हैं, हम लोगों को जगाते रहते हैं जो हम सोए हुए हैं और दूसरी पैसे के पीछे भागते हैं हम लोग। सर बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन भाई, एक अलख लेके चले हैं सर सभी के लिए, ये जगाते हैं और जब बोलते हैं तो जोश, ये खून का जो ब्लड प्रेशर ना वो हमारा जो बढ़ जाता है जब ये बोलते हैं, तो माशाल्लाह बहुत ये जगाते हैं, अलग जगाते हैं यूनानी के लिए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग सोए हुए बहुत दूर हैं यूनानी से, हम आते हैं फिर भाग जाते हैं, लगते हैं फिर भाग जाते हैं, तो ये अलाउद्दीन भाई का सर बहुत बड़ा, डॉक्टर साहब का, हमारे केटी जमील साहब का, उनका बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी सर शुक्रिया बहुत बहुत आने के, बहुत बहुत मेहरबानी। कराते रहिएगा सर अलाउद्दीन भाई। नेक्स्ट वीक या इससे आगे जो है डॉक्टर साहब का प्रोग्राम रखिएगा नेक्स्ट क्लास में सर। जी 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 जी, अस्सलाम थैंक यू सर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह डॉक्टर साहब उसमें कर सकते हैं हम कोरोनिक हेपेटाइटिस बी। जी सर जी, जरूरी, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, उस पर कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि टाइम कम है तो आप हेपेटाइटिस बी का भी आप मेरे यूट्यूब पे देख सके कि सर। कितना करोड़ों था और अंदर TND हो गया, टारगेट नॉट डिटेक्टेड। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जी बढ़िया। सर, जी सर, हम देखे हैं सर, बहुत सारा देखे हैं सर, वीडियो बहुत सारा देखे। हाँ, मैं सर देखूंगा सर, और भी अपने दोस्त हैं उनको भी दिखवाऊंगा सर सबको। जी जी, हमारे स्टूडेंट्स बहुत हैं जी सर, मुजफ्फरनगर में, लखनऊ में। लखनऊ में माशाल्लाह कई कॉलेज में तो प्रिंसिपल है हमारे। माशाल्लाह। जी 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 माशाल्लाह। प्रोफेसर यूट्यूब का नाम बता दीजिए सर, दोबारा यूट्यूब का नाम बता दीजिए आपका यूट्यूब का। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज इन यूनानी मेडिसिन। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज इन यूनानी और नीचे सिरोसिस ऑफ लीवर। अच्छा, शेयर कर देते हैं आप। हाँ दीजिए, हाँ सर इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा सर। जी जी, अभी शेयर कर रहे हैं आपको यूट्यूब लिंक। सर नाम कोई छोटा सा रख लीजिए जो स्पेसिफिक नाम हो, इसके लिए कुछ खूबसूरत सा नाम रख लीजिए, बहुत लंबा हो जाता है सर, हर आदमी नहीं कर पाता, जो जनरल आदमी है वो नहीं लिख पाएगा सर। हाँ, तो जरा आप बताइए फिर, आप भी खूबसूरत है माशाल्लाह, आपके एडवाइस। शुक्रिया नहीं, सर को और नाम बदलने की जरूरत नहीं है, वो बहुत पॉपुलर चैनल है वो। हाँ नहीं माशाल्लाह तो है, लेकिन ये कि सर पता है कि निकालेंगे इंशाल्लाह। छोटा सा खूबसूरत सा नाम यूट्यूब चैनल का लाएंगे सर। अच्छा, हाँ ये आ गया है, ये मैं देख रहा हूँ जी। ये हमारे भतीजे हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जानते हैं, बड़ी हेल्प करते हैं ये माशाल्लाह जी। कुतुब भाई और उनके बेटे आए हैं।